Good morning to all of you. Today we have gathered to discuss in the very important issue of history, that is especially related to the social and religious reformation movement of India that took place in 19th century, and and it is also known as the रेनसा in India. यह भारत में पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है, and the pioneer persons are, you can say that, the eminent persons, eminent scholars who are related to this process were like Raja Ram Mohan Rai, Dayanand Saraswati, Vivekanand, Abdul Latif, Sir Syed Ahmad Khan, and so many others who contributed a lot in this process to grow this are in the development of this phenomena. They have done a lot of things. अगर हम चर्चा करें रेंसा की, जो रेंसा है एक पुनर्जागरण जिसे आप कहते हैं, यह एक आंदोलन है। शुरुआती दौर में इफ़ यू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ रेंसा, वी फाइंड दैट फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड द टर्म रेंसा, जिसे आप पुनर्जागरण कहते हैं, यह जो रेंसा का पहली बार शब्द है, इसे विश्व में सबसे पहले मैक्स वेबर ने इस शब्द का प्रयोग किया है। मैक्स वेबर, और इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट इपिक्स। इट वाज द फर्स्ट टेक्स्ट इन विच दिस टर्म वाज यूज्ड। रेनेसेंस आपके जैसा लगता है आपको तो यह पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण एक अवधारणा है, एक पद्धति है, एक दृष्टिकोण है, जिसकी शुरुआत सबसे पहली बार 14वीं शताब्दी में इटली के फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ था। दिस प्रोसेस वाज स्टार्टेड इन द 14th century इन इटली। ठीक है, तो यह इटली के फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ था और वहाँ से यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और 16वीं शताब्दी तक, बाय द एंड ऑफ द 16th century, इट वाज स्प्रेडेड आउट द होल यूरोपियन कंट्रीज। तो यह लगभग पूरे यूरोप में आपके 16वीं शताब्दी तक पहुंच गई और उसके बाद यह विश्व के अन्य देशों में यह प्रक्रिया आगे बढ़ी। और भारतीय परिप्रेक्ष्य मानता है कि 19वीं जो शताब्दी है यह पुनर्जागरण का दौर है। तो भारत में पुनर्जागरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। ओके, आगे देखते हैं फिर। यह जो पुनर्जागरण है ये क्या है, पहले समझिएगा। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, जस्ट लाइक द रीबर्थ। इसका मतलब होता है कि ऐसे विचार, ऐसी पद्धतियाँ, ऐसे दृष्टिकोण, सामाजिक परिवेश जो कभी समाज में रहे हों लेकिन कुछ समय किसी कारणवश वे कालकौलित हो गए हों, वे लगभग सुषुप्त अवस्था, सेमी कॉन्शसनेस में चले गए हों, लेकिन कुछ समय बाद उनका फिर से उनमें रीजनरेशन होता है, रीजनरेट होते हैं, फिर से उनमें एक प्रतिक्रिया आती है और वे विचार पद्धतियाँ समाज में फिर से और ज़्यादा प्रोमिनेंटली समाज में आ जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं। ऐसी पद्धति को ही पुनर्जागरण या रेनेसां कहते हैं। तो एक भाषा में फिर समझिएगा दूसरे शब्दों में कि ऐसे सामाजिक परिवेश, दृष्टिकोण, विचार तकनीक आदि जो कभी समाज में रहे हों लेकिन कुछ समय के बाद वे लगभग सुषुप्त अवस्था में चले गए हों, किंतु कुछ दौर के बाद जब उनमें पुनः प्रतिक्रिया होती है, वे फिर से समाज में अपने अस्तित्व को उभारने लगते हैं, अस्तित्व बनाए रखने की शुरुआत करते हैं। तो ऐसी पद्धति को कहते हैं फिर से जागना, या इसे कहते हैं रेनेसां। ओके, तो आप देखते हैं रेनेसां हो गया। अब आते हैं भारत की पुनर्जागरण की जो आंदोलन, जो प्रतिक्रिया चली, क्या हुआ कि यूरोप में जो विचार पद्धतियाँ प्राचीन में थी उनको फिर से यहाँ पे रीजनरेट किया गया और इसके माध्यम से साहित्य संस्कृति, उसके बाद कला और व्यापार, वाणिज्य, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, तर्क, चेतना आदि में एक व्यापक विकास का दौर हमको देखने में यहाँ से मिलता है। तो इसमें एक प्रकार से विविध समाज के या संस्कृति के विविध क्षेत्रों में
में नवीन विचार, नवीन पद्धतियाँ, नवीन दृष्टिकोण, नवीन वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि को देखा जा सकता है। ओके, तो एक प्रकार से यह एक प्रगति की अवधारणा है। ओके, अब आगे देखते हैं जो अतीत की अवधारणाओं के साथ मिलकर एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए और ही सशक्त स्वरूप में उभर कर आती है। भारतीय पुनर्जागरण की बात करें तो भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत का श्रेय जो दिया जाता है वो राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। अच्छा, विश्वव्यापी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला, एक मानता है कि यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो था, इस आंदोलन में प्रारंभिक आंदोलन मानता है कि मिस्र में एक थे ओमेन होतेप थे। ठीक है, ओमेन होतेप ने, जिन्हें इखनाटन भी कहते हैं, इन्होंने पहली बार विश्व में एक धार्मिक क्रांति की शुरुआत की थी जिसे कहा गया था अखनाटन की क्रांति। ठीक है, अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कहा जाता है कि सबसे पहले जो वैदिक कर्मकांड थे आदि थे, इनके प्रति जो प्रतिक्रिया किया था वह किया था दीर्घतमा ने। तो भारत के प्रथम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किसको माना जाता है? दीर्घतमा को। दीर्घतमा ये भारत के प्रथम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलक माने जाते हैं। 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वे हैं आपके राजा राम मोहन राय। ही वॉज बॉर्न इन हुगली एंड द प्लेस वाज राधानगर। ये हुगली में राधानगर के थे। इनके पिता का नाम था रमाकांत और माता का नाम था इनके तागड़ी देवी। ठीक है, रमाकांत एंड तागड़ी देवी इनकी माता का नाम था और इनकी दो पत्नियां थी। एक थी आपकी बेबी और दूसरी थी उमा। एक की मृत्यु के बाद दूसरी शादी हुई थी। ठीक है, उमा। ओके, तो इनका जन्म जो हुआ था यह 1772 में हुआ है और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में लंदन के ब्रिस्टल में। ओके, तो 1772 में जन्म हुआ है हुगली के राधानगर में और मृत्यु कहाँ हुई है? मृत्यु हुई है 1833 में ब्रिस्टल में हुई है। ब्रिस्टल मतलब इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि ये 1830 में ये लंदन गए थे और वहाँ पे जो उसमें मुगल शासक थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि देकर इनको लंदन भेजा था। और लंदन जब गए थे तो किस जहाज़ से गए थे? ये गए थे आल्फिन जहाज़ से। आल्फिन, ठीक है, याद रखिएगा, आल्फिन जहाज़ से लंदन गए थे और वहाँ पे उन्होंने अकबर द्वितीय के पेंशन के रेस्टोरेशन के लिए बात किए थे और अंततः उसमें सफल हुए थे। और इन्हीं के प्रयासों से अकबर द्वितीय की पेंशन अंग्रेजों ने 3 लाख रुपया स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। और राजा राम मोहन राय जो हैं, इनका जो पूरा नाम है, इसमें राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दिया है। अकबर द्वितीय आप मुगल अकबर सेकंड ने दिया है और इनको राय की उपाधि जो है यह बंगाल के नवाब ने दिया है। बंगाल के नवाब ने, पूरा नाम होगा राजा राम मोहन राय। आगे चर्चा करते हैं। राजा राम मोहन राय ने भारतीय पुनर्जागरण की प्रक्रिया में और खासकर इन्होंने सामाजिक जो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट शुरू किया उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी कारण इनको अनेक उपाधियाँ दी गई है और भारत में इनको पुनर्जागरण का पिता, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ रेनेसां, ही इज़ आल्सो नोन एज द स्टार ऑफ रेनेसां। इनको कई उपाधियाँ दी गई, चर्चा करते हैं। इनको फादर ऑफ रेनेसां, भारत का पुनर्जागरण का पिता, इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं, originator of Indian Renaissance. He is also known as the father of modern India. इनको आधुनिक भारत का भी जनक कहते हैं, father of modern India. He is known as the modern man of India. इनको आधुनिक भारत का व्यक्ति भी माना जाता है। He is also known as the father of Indian nationalism. तो इनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। इनको सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत कहा है। इनको 9 दिन के प्रभात का तारा भी कहा जाता है, स्टार ऑफ द मॉर्निंग ऑफ न्यू डे। और इनको नव भारत का मसीहा भी कहा जाता है।
इनको नव भारत का मसीहा कहा है अयोध्या सिंह ने। मसीहा ऑफ न्यू इंडिया, तो इनको एक भी कहा जाता है। इनको पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी हैं ये। ओके, साथ ही साथ इनकी बहुत सारी अन्य उपाधियाँ भी हैं। तो इनको नंदलाल चटर्जी ने राजा राममोहन राय को प्रतिक्रिया और प्रगति के बीच में सेतु कहा है। प्रतिक्रिया एंड प्रगति के बीच में सेतु, अ ब्रिज बिटवीन रिएक्शन एंड प्रोग्रेस, ठीक है। तो इन्होंने कहा है। और कुल मिला के हम देखते हैं कि इनको अनेक उपाधियाँ दिया गया है। इनको नेशनल प्रॉफिट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनको एक प्रकार से भारत का राष्ट्रीय पैगाम्बर, इनको भारत का राष्ट्रीय पैगाम्बर भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पैगाम्बर, नेशनल प्रॉफिट ऑफ इंडिया, ओके। So there are so many titles, so many things have been used for राजा राममोहन राय। अतः 19वीं शताब्दी का जो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन है, यह वास्तव में भारत की प्राचीन संस्कृति या सभ्यता के उन्हीं विशिष्ट तत्वों के परिवर्धन, परिष्करण, मॉडिफिकेशन को लेकर एक आधुनिक नवीन भारत के निर्माण का प्रयास रहा है। इसके माध्यम से अतीत की प्रेरणा, अतीत के इंस्पिरेशन के साथ एक नवीन भविष्य के निर्माण का भी प्रयास किया गया। इसके माध्यम से आपकी अपने जड़ों को मजबूत करते हुए, अपने जड़ों को और ज़्यादा परिष्कृत करते हुए, उनको और ज़्यादा मॉडिफाइड करते हुए एक आधुनिक और एक नवीन परिष्कृत भविष्य का निर्माण करना भी था, जिसके विविध आयाम है, जिसमें साहित्य, संस्कृति, समाज, तर्क, चेतना, आलोचनात्मक प्रवृत्ति और साथ ही साथ आपके समाज के विविध अन्य एस्पेक्ट के विकास करना जुड़ा हुआ था। इस प्रतिक्रिया में, इस प्रयास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था वह था सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट। सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट का मतलब था कि जो भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, ऑर्थोडॉक्सिटी थी, जो आपका कंजर्वेटिज्म था, अंधविश्वास था, ऐसी प्रवृत्तियों को दूर करते हुए एक आधुनिक प्रगतिशील समाज का निर्माण करना इस रेनेसां का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। ओके, आगे देखते हैं। राजा राममोहन राय जो इसके पायनियर पर्सन हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उसको इनिशिएट किया, उसको प्रारंभ किया और उस दिशा में उन्होंने बहुत सारी कुरीतियों पे काम किया और उनसे भारतीय समाज को मुक्त कराने का प्रयास भी उन्होंने किया। इसमें सती प्रथा उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अभी उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं कि राजा राममोहन राय अनेक संस्थाओं से जुड़े थे, जिनके माध्यम से, इन संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने अपने सामाजिक सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया। देखिएगा, कहा जाता है कि राममोहन राय ने अनेक ग्रंथों की रचना किया। इन्होंने अनेक संस्थाएं स्थापित किया। कुछ संस्थाओं में इन्होंने अपनी सक्रिय साझेदारी, सक्रिय सहयोग देकर उसको आगे बढ़ाया। इसमें से सबसे प्रथम है आपका जो महत्वपूर्ण है वह है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1815 में किया था। इसके बाद उन्होंने 1816 में वेदांत सोसाइटी बनाई थी। इसके बाद 1823 में उन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी बनाई थी। यह भी इनका एक महत्वपूर्ण मतलब संस्था थी। इसके बाद इन्होंने जो सबसे प्रमुख संस्था इनकी वह थी 1828 में ब्रह्म सभा। 1828 में जो ब्रह्म सभा बनी थी, यही जाकर 1829 में
ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो गई। 1829 में यह जाकर ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो गई। इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता के जेरा सेको में। जेरा सेको, जैसे कहीं पे लिखे जेरा सेको, जेरा जो रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ केंद्र था, जेरा सेको में इसकी स्थापना हुई थी। और वहीं से यह जो सोसाइटी थी आगे काम करना शुरू की और अंततः यह जो सोसाइटी है धीरे धीरे भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गई। इन्होंने इसी के साथ साथ 1825 में वेदांत कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज और उसके बाद इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1817 डेविड हेयर, घड़ी साज थे डेविड हेयर के सहयोग से, ठीक है, के सहयोग से। ओके, तो इन्होंने मतलब है कुल मिला के महत्वपूर्ण इन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। इस दिशा में आते हैं आगे देखते हैं कि इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जिसमें हमको इनके सिद्धांत, इनके विचार और तत्कालीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इनका जो सबसे प्रमुख आपका ग्रंथ है वह आपका है फुतुहात उल मुवाहिदीन, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका कि इसको कहते हैं एकेश्वरवादियों को उपहार, एक अ गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट, अ गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट, ये इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और दूसरा एक तो महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद रखिएगा। जो आपका इनका जो पहला ग्रंथ है फुतुहात उल मुवाहिदीन, जो एकेश्वरवादियों पे, एकेश्वरवाद पे लिखा गया है, यह इस ग्रंथ में इन्होंने एक मुस्लिम विचारधारा का उल्लेख किया जिसका नाम है मुतजली नामक मुस्लिम विचारधारा का काम किया है, मुतजली, ठीक है, विचारधारा का उल्लेख किया है। और ये मुतजली विचारधारा क्या होता है? यह ऐसी विचारधारा होती है कि जो वैचारिक स्वतंत्रता और इच्छा शक्ति की बात करती है। तो यह वैचारिक स्वतंत्रता और इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ एक विचारधारा है जिसकी चर्चा इन्होंने यहाँ पे किया है। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस इनका एक महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है। और यह किताब महत्वपूर्ण यह है कि इन्होंने इसे प्रसन्न कुमार टैगोर के छद्म नाम से, स्यूडोनेम ऑफ प्रसन्न कुमार टैगोर, जिसे आप कहते हैं मतलब जैसे एक प्रकार से छिपा हुआ छद्म नाम, ठीक है। तो छिपे हुए कोड नाम के साथ उन्होंने लिखा था जिसे कहते हैं प्रसन्न कुमार टैगोर के नाम से। ओके, इसके बाद इन्होंने मिनातुल अखबार निकाला, ब्रह्मनिकल मैगजीन इनका रहा है, संवाद कौमुदी इनका महत्वपूर्ण पत्रिका रही है, बंगदूत इनका महत्वपूर्ण रहा है। तो मतलब है कि इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया, बहुत सारे वो चीज़ लिखे। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस अ गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, इसका पूरा नाम है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस अ गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। यह महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है इनका। और इन्होंने ईसाई धर्म की बातों को भी बहुत सारा महत्व दिया, क्योंकि राजा राममोहन राय की एक महत्वपूर्ण खासियत यह थी कि यह पश्चिमीकरण का भी बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करते थे। मतलब ये पश्चिमीकरण न हो, ये इसका बात विरोध कहते थे, बट वे पश्चिम की विशिष्ट बातों का विरोध कभी नहीं किए, या अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किए। तो वे उनकी एक यह महत्वपूर्ण खासियत रही है, ठीक है। उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा है 3 अपील्स टू द क्रिश्चियंस पीपल्स, ठीक है, 3 अपील्स टू द क्रिश्चियन पब्लिक, सॉरी, ठीक है, यह लिखा है। तो इसके बाद उन्होंने सती प्रथा के संदर्भ में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। तो कुल संवाद कौमुदी जो उनका है यहाँ पे, यह सती प्रथा के लिए बहुत सारा इसने काम किया। यह समर्पित था सती प्रथा के प्रति, और सती प्रथा को इन्हीं के प्रयासों से आगे समाप्त किया गया। आगे देखते हैं ब्रह्म समाज की, आगे हम चर्चा करते हैं। ब्रह्म समाज की फिर चर्चा करते हैं कि ब्रह्म समाज जो कि इंडियन रेनेसां के दौर में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभर कर आती है। यह संस्था जो 1829 से अस्तित्व में आती है,
जिसकी शुरुआत 1828 में ही ब्रह्म सभा के माध्यम से हो गई थी। यह संस्था धीरे धीरे जिसने इसमें काम किया और इसके साथ जो लोग जुड़े, इस प्रक्रिया को लोगों ने आगे बढ़ाया और अंततः यह ब्रह्म समाज ये अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांतों के कारण ही धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया, एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ और इसे ब्रह्म समाज आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। इसमें आगे चल के राजा राम मोहन राय के साथ, राजा राम मोहन राय से ही याद रखिएगा, इसमें राजा राम मोहन राय के साथ रामचंद्र विद्यावागीश महत्वपूर्ण थे। रामचंद्र विद्यावागीश, देवेंद्रनाथ टैगोर और उसके अतिरिक्त केशव चंद्र सेन आदि जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से जुड़ गए और यह एक बड़े आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आता है। ब्रह्म समाज का जो मूल उद्देश्य था, यह था कि यह भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करते हुए भारतीयों को बौद्धिक और तार्किक जीवन जीने के लिए योग्य बनाना था। इसका मूल उद्देश्य था कि यह भारतीयों में व्याप्त सामाजिक या हिंदू धर्म में व्याप्त सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को दूर करते हुए उन्हें एक बौद्धिक प्राणी के रूप में, एक बौद्धिक और चैतन्य प्राणी के रूप में स्थापित करते हुए आधुनिक समाज के अनुरूप उनको परिवर्धित करना था। और इस प्रक्रिया में तर्क और चेतना पर खूब बल दिया गया। दूसरी बात, एकेश्वरवाद पर इस पर महत्वपूर्ण बल दिया गया और एक बल दिया गया आपका कि सभी प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। ये महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य थे, जिन उद्देश्यों को लेकर यह चलता है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य हो गए सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, धार्मिक कुरीतियों को दूर करना, बौद्धिकता और तार्किकता पर बल देना, एकेश्वरवाद को स्थापित करना और आपके सभी प्रकार के सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को समाप्त कर देना। ठीक है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब आगे चर्चा करते हैं। फिर इसके अतिरिक्त अगर हम यह देखें कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे, तो ब्रह्म समाज के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे वे कुल ब्रह्म समाज में 28 सिद्धांत थे। ब्रह्म समाज में कुल 28 सिद्धांत माने जाते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। पहला तो है कि ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। ईश्वर एक है, संसार का निर्माण करता है। आत्मा को अमर माना, मनुष्य को अहिंसा पे अपनाने पर बल दिया। उसके बाद सभी मानव के समानता पे बल दिया, तो मानव समानता पर इन लोगों ने बल दिया है, याद रखिएगा। इसके बाद इन्होंने जाति, धर्म, कुरीतियों, जात प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। जात प्रथा, बाह्य आडंबर, छुआछूत, अन्य जो सामाजिक कुरीतियां हैं, इन सबको दूर करने का प्रयास किया। तो वे सब इसके सिद्धांतों में आते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण स्थापित करना, मूर्ति पूजा का विरोध, ठीक है। उसके बाद आदि पुरोहितवाद का विरोध, जो पंडितवाद की परंपरा थी उसका विरोध, ये सब जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वे सब इसमें समाहित थे। और साथ ही साथ इसमें उन्होंने उपनिषदों और वेदों आदि के आधार पर दृष्टिकोण स्थापित करने का इसमें आपको उद्देश्य दिया। कुल मिला के हम देखते हैं कि जो ब्रह्म समाज ने कार्य प्रमुख किया वह यह था कि ब्रह्म समाज ने पहली बार उपनिषदों और वेदों की महत्ता को आधुनिक काल में सबके सामने लाने का प्रयास किया। तो इन लोगों ने वेदों और उपनिषदों की महत्ता को सबके सामने लाया। दूसरा, इन्होंने समाज में व्याप्त सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह पद्धति आदि का खुलकर विरोध किया और इसके लिए जोरदार संघर्ष किया। किसानों और मजदूर और श्रमिकों के हित में इन लोगों ने बोलना शुरू किया। याद रखिएगा, किसानों, श्रमिकों और मजदूरों के हितों में इन लोगों ने आपका बोलना शुरू किया। और इन्होंने पाश्चात्य दर्शन के भी महत्वपूर्ण और प्रगतिशील तत्वों को स्वीकार करने पे बल दिया। ये महत्वपूर्ण इनके कार्य रहे हैं। तो मतलब एक महत्वपूर्ण विचारधारा को लेकर ब्रह्म समाज जो है आपका आगे बढ़ती है और इस ब्रह्म समाज के माध्यम से भारत में अनेक
शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना हुई, अनेक इसके संस्थाएं बनाई गई। इसके बाद सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन में बहुत सारा काम हुआ। स्त्री शिक्षा पे इन लोगों ने बहुत सारा काम किया। स्त्रियों की महत्ता, सामाजिक महत्ता पे इन लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ब्रह्म समाज एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में उभर के सामने आता है। ब्रह्म समाज के माध्यम से जो सबसे प्रमुख योगदान राजा राममोहन राय का रहा, वह रहा सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करना। इस क्षेत्र में सबसे जो एक महत्वपूर्ण उस समय प्रथा थी, वह थी आपकी सती प्रथा। सती प्रथा, जिसे आप जानते हैं कि पति के मृत्यु के पश्चात जब पत्नियां उनके साथ या उनके बाद चिता पे चढ़कर अपने प्राणों का उत्सर्जन कर देती हैं, ऐसी पद्धति को भारतीय इतिहास सती प्रथा कहते हैं। और सती प्रथा को प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित जो साक्ष्य मिलता है, वह हमको गुप्त काल में भानुगुप्त का एरण अभिलेख मिलता है। यह जो एरण अभिलेख है, यह 510 ईस्वी का है। इसी में हमको मिलता है। यहाँ पे एक थे सैनिक थे गोपराज, उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के सती होने का यहाँ पे उल्लेख हमको मिलता है। ओके, और अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो प्राचीन काल के ग्रंथों में हमको जगह जगह पे इसके साक्ष्य मिलते हैं। सती का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य पर स्थिर, सत्य पर स्थिर, ठीक है, होता है, ठीक। और मतलब एक ऐसी विचारधारा है जो सत्य और सत्य पर स्थिर होकर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व के अस्तित्व को बचाने के लिए अपने सतीत्व की एक गौरव गाथा को स्थापित करते हुए अपने प्राणों के उत्सर्जन की प्रक्रिया है। सती प्रथा के लिए प्राचीन काल में कई शब्द यूज किए गए। अन्वारोहण, सहमरण, सहगमन और अनुगमन। इसका मतलब देख लेते हैं। अन्वारोहण मतलब होता है अपने पति के साथ चिता पे चढ़ना। सहगमन का मतलब होता है अपने पति के साथ गमन करना, ऐसा लगता है कुछ दूर जाके रुक जाना, जैसा भी प्रथा है वो। और ये आपका है सहमरण, अपने पति के साथ मरना। और सहगमन मतलब पति के साथ गमन करना। और अनुगमन का मतलब होता है अगर पति की मृत्यु विदेश में हो गई हो, उसकी सूचना के प्राप्त करने के बाद सती हो जाना, ठीक है। तो अन्वारोहण, सहमरण, सहगमन और अनुगमन, ये प्रमुख शब्द हैं। और ठीक है, तो मतलब हम बहुत सारे आपको शब्द देखते हैं। कालिदास ने इसके लिए एक शब्द का यूज किया है, पतिव्रत मगा, पतिव्रत मगा, ठीक। कालिदास ने इस शब्द का यूज किया है। और लाते हैं सती प्रथा का जो व्यापक विरोध हुआ, सती प्रथा का उन्होंने व्यापक विरोध किया अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी में, ठीक है। सती प्रथा के पीछे कहा जाता है कि जब उनके बड़े भाई की डेथ हो गई तो उनकी जो पत्नी थी, उनकी भाभी थी, उनको जबरदस्ती सती कर दिया गया, जबरदस्ती जला दिया गया। तो उसी का उन्होंने बड़ा विरोध किया, इनको बहुत तकलीफ हुआ और उसी लिए वह एक आंदोलन के रूप में इसको लेके चले कि यह सती प्रथा की पद्धति समाप्त करना है। और इस प्रक्रिया में कहा जाता है कि जो उस समय एक जीमूत वाहन ने किताब लिखा था, जीमूत वाहन की 12वीं शताब्दी की ग्रंथ है, जिसका नाम है आपका दायभाग, इसी का कहते हैं दायभाग स्कूल ऑफ थॉट। दायभाग की जो विचारधारा आई, यह विचारधारा स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार, हिंदू धर्म के बहुत सारी पद्धतियों के बारे में बात करती है। एक प्रकार से विधि ग्रंथ के रूप में देखी जाती है। इसका जो यह पद्धति थी, विचारधारा थी, इसमें स्त्रियों के अधिकार को अत्यंत सीमित कर दिया गया उनके। ओके, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो जीमूत वाहन ने दायभाग की विचारधारा दिया, यह विचारधारा मुख्यतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के क्षेत्रों में प्रचलित था। इन क्षेत्रों में सती प्रथा को बढ़ावा देने का इसको श्रेय भी दिया जाता है। इस विचारधारा के ऊपर और इसको जवाबदेही या इसके ऊपर एक इम्पोजमेंट किया जाता है कि इसी विचारधारा के कारण इन क्षेत्रों में सती प्रथा को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि इसमें स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार को अत्यंत सीमित कर दिया गया, उनके उत्तराधिकार को भी इसमें सीमित कर दिया गया था, ठीक है। तो ओवरऑल आगे देखते हैं। कुल मिला के हम देखते हैं कि तो सती प्रथा का क्या किया गया कि जब राजा राममोहन राय ने व्यापक विरोध किया, तो इस विरोध की प्रक्रिया के कारण ब्रिटिश सरकार में उस समय थे आपके जो गवर्नर जनरल थे, जो पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उन्होंने
4 दिसंबर को उन्होंने, इनके प्रयासों के बाद 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया। नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया। और पहली बार, याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है कि सती प्रथा की जो समाप्ति हुई है यह पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ है 29 में, और 30 में आगे चलकर यह बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ है। तो पहले ये कहाँ लागू है? पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में इसे कानून के माध्यम से समाप्त किया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक। एक महत्वपूर्ण और तथ्य है कि राजा राममोहन राय यद्यपि यह चाहते थे सती प्रथा समाप्त हो, लेकिन जब बेंटिंक ने इसे कानून के माध्यम से समाप्त किया तो राममोहन राय ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि राजा राममोहन राय का कहना था कि अगर कोई भी चीज़ कानून के माध्यम से उसे आरोपित होता है या प्रत्यावर्तित होती है तो जनता का जो होता है, जनता में उसके प्रति डर और भय होता है, और इसलिए जनता सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाती है। तो वो चाहते थे कि जनमानस अपनी अंतः इच्छा से, अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति से इसे इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दे, ताकि ये प्रथा फिर कभी ना आए। इसीलिए वो नियम कानून के माध्यम से या कानून के माध्यम से इसको नहीं समाप्त करना चाहते थे। वे चाहते थे कि जनमानस में जो पब्लिक अवेयरनेस हो, ठीक है, तो उस पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से स्वतः उनके अंतःकरण के माध्यम से इस प्रवृत्ति को समाप्त होना चाहिए। इनके इस पद्धति का सबसे व्यापक जो विरोध किया था, वह विरोध किया था उन्होंने राधाकांत देव ने। राधाकांत, ठीक है, राधाकांत, और इन्हीं के साथ, राधाकांत के साथ थे आपके एक थे राधाकांत देव हैं, दूसरे आपके हैं भवानी चरण बंदोपाध्याय। ये जो हैं, ये दोनों लोगों ने मिलकर एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था चंद्रिका। ठीक है, चंद्रिका पत्रिका निकाली थी, और इनकी एक संस्था है राधाकांत देव की थी, धर्म सभा। तो धर्म सभा जो है राधाकांत देव की एक संस्था है, इसका नाम है धर्म सभा, और पत्रिका निकलती थी चंद्रिका, दोनों लोग के सहयोग थे। इन पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का व्यापक समर्थन किया गया और कहा गया सती प्रथा समाप्त नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक नहीं, इन लोगों ने सती प्रथा जब समाप्त हो गया इस नियम से, तो ये लोग लंदन के प्रिवी काउंसिल तक चले गए इसके खिलाफ लड़ने के लिए, और उन्होंने वहाँ पर जाकर कहा ये जो प्रथा है ये सही था भारतीय संस्कृति के लिए, इसे फिर से रिस्टोर किया जाए, इसे समाप्त न किया जाए। ठीक है, ओवरऑल फिर अब चर्चा करते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग देखते हैं कि राजा राममोहन राय ने अनेक प्रयासों के माध्यम से बहुत सारे यहाँ पे काम किए। राजा राममोहन राय ने सामाजिक क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने बताया विधवा विवाह का समर्थन किया, इन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, स्त्री उत्तराधिकार का समर्थन किया, साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक समता और स्वतंत्रता की बात किया। इन्होंने अंतर्जातीय विवाह को महत्व दिया, उसको इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, राजा राममोहन राय ने एक विवाह पद्धति की शुरुआत की थी जिसका नाम था शैव विवाह पद्धति। तो शैव विवाह जो पद्धति है यह क्या है, शैव विवाह पद्धति राजा राममोहन राय द्वारा शुरू की गई थी ब्रह्म समाज के माध्यम से। यह क्या होती है, यह एक सीधा सरल विवाह पद्धति होता था जो जाति पाति, सांप्रदायिकता और उम्र की बाधाओं से ऊपर होता था। ठीक है, यह जाति पाति, सांप्रदायिकता तथा सामाजिक भेदभाव आदि से परे, उम्र के बंधनों से परे, उम्र से परे एक वैवाहिक पद्धति थी जिसमें अंतर्जातीय विवाह पद्धति आदि को भी प्रोत्साहित किया गया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया। तो एक प्रकार से यह जो शैव विवाह पद्धति है यह भी एक सोशल रिफॉर्मेशन का मूल माध्यम बन गया। ठीक है, यह इन्होंने शुरू किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण काम किया, इन्होंने 5 उपनिषदों का बंगला में अनुवाद कराया है। राजा राममोहन राय ने 5 उपनिषदों का बंगला में अनुवाद कराया है। वे हैं ईश, केश, कच्छ,
देख लीजिएगा, ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद, उसके बाद आपके मांडुक्य उपनिषद और मुंडक, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद, इसका इन्होंने बंगला में अनुवाद कराया है। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि इन लोगों ने, राजा राम मोहन राय ने समाज के विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया और इन कार्यों के कारण ही उनका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण आपका स्थान है। राजा राम मोहन राय के योगदानों की चर्चा करते हुए ही बिपिन चंद्र पाल ने एक किताब लिखी है, बिपिन चंद्र पाल की किताब है, उसका नाम है आपका ब्रह्म समाज एंड बैटल ऑफ स्वराज। ये बिपिन चंद्र पाल की किताब है, बिपिन चंद्र पाल की किताब का नाम है ब्रह्म समाज एंड बैटल ऑफ स्वराज। ब्रह्म समाज की अवधारणा ने भारतीय राष्ट्रीयकरण और भारतीय एकीकरण में भी आपका महत्वपूर्ण भूमिका का निभाई। आगे चलकर राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज में मुख्यतः आपके देवेंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद आपके केशव चंद्र सेन, हाँ, उसके बाद आपके रामचंद्र विद्यावागीश के पहले थे देवेंद्रनाथ टैगोर, आज लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन लोगों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाई। यद्यपि बाद में चल के कुछ अन्य व्यक्तिगत विचारों के फलस्वरूप कुछ अन्य दृष्टिकोण के फलस्वरूप इसमें 1866 में विभाजन भी हो गया और यह फिर आपके आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज विभाजित हो गया। आगे चल के इसमें फिर विभाजन हुआ, तो उसकी चर्चा हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो लेकिन फिर भी कहा जा सकता है यहाँ पे कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया। इस सुधार के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जो सबसे बड़ा महत्व रहा है यह आधुनिक भारत के निर्माण का रहा है। इन्होंने तर्क, चेतना और बौद्धिकता पे बल देते हुए एक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। सामाजिक सुधार में इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, ठीक है, बहुविवाह का विरोध किया। तो आदि चीज़ों का विरोध करके किया। धर्म के क्षेत्र में इन्होंने एकेश्वरवाद की अवधारणा स्थापित किया, एक देवता के अस्तित्व को स्वीकार किया, ब्रह्म में ही सब कुछ समाहित करने की बात किया, ठीक है। तो इसके माध्यम से इन्होंने भारतीय एकीकरण का भी प्रयास किया। इनके प्रयासों के फलस्वरूप साहित्य, संस्कृति, सभ्यता में एक नव जागरण का विकास हुआ, एक पुनर्जागरण की प्रक्रिया आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय तत्कालीन जो औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था, जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, उस स्वतंत्रता संघर्ष के आंदोलन को उन्होंने वैचारिक आधार प्रदान किया। उन्होंने इसके लिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रदान किया और उस वैचारिक आधार और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के माध्यम से इन्होंने एक प्रकार से जो सोशल इंटीग्रेशन, मतलब जो सोशल सामाजिक एकीकरण तो था ही, सामाजिक एकीकरण के साथ साथ इन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, तो वह नेशनल यूनिफिकेशन करने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राम मोहन राय का भारतीय इतिहास, संस्कृति सभ्यता में एक विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने भारतीयों को आधुनिक परिवेश में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर लिए कि अंततः राजा राम मोहन राय की चर्चा किए थे हम लोग कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1833 में ब्रिस्टल में हुई थी, क्योंकि वो गए थे आपके अकबर द्वितीय के पेंशन को रिस्टोर कराने के लिए गए थे, आल्फी नामक जहाज से लंदन गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने राम मोहन राय के बारे में देखा और उनकी पद्धतियों को समझा।